ये स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने पढ़ा था राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा के गठन के बारे में चर्चा की थी कि राज्यसभा का जो गठन है वो किस प्रकार का होता है, राज्यसभा को किन किन नामों से जाना जाता है। इसको आपने पढ़ा था कि राज्यसभा को जो है वो उच्च सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। इसके अलावा उसके द्वितीय सदन कहते हैं, द्वितीय सदन, राज्यों का सदन, राज्यों का सदन, और एट लास्ट जो है इसको कहते हैं स्थायी सदन। ठीक है, इस सब के बारे में हमने पिछले क्लास में चर्चा की। फिर हमने पढ़ा था राज्यसभा का गठन किस प्रकार का होता है। तो गठन के बारे में हमने पढ़ा था कि राज्यसभा का जो गठन है वो इस प्रकार होता है कि राज्यसभा में जो है अधिकतम सीटें हो सकती है 250। अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है? 250। ठीक है, और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 245। ठीक है, अगर 250 सीटें हैं तो इसका मतलब हो गया कि 238 प्लस 12, इसका मतलब हो गया कि 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से और 12 जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, और वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में जो है वो ये स्थिति है 233 प्लस 12, इसका मतलब 233 राज्यों से और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से, और 12 जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब राष्ट्रपति जो किसे मनोनीत करता है? 12 सदस्यों को, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। वो उन सदस्यों को, ऐसे व्यक्तियों को करता है जो कि कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा की दृष्टि से, विज्ञान या समाज सेवा की दृष्टि से अग्रणी है। इसका मतलब राष्ट्रपति की दृष्टि से ऐसे व्यक्तियों को वो जो है मनोनीत करता है, 12 व्यक्तियों को जो कि कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा की दृष्टि से अग्रणी व्यक्ति हो। ऐसे व्यक्तियों को जो है, ऐसे 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, ये स्थिति थी। अब हमने बात की थी कि अगर केवल 2 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसे राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, एक दिल्ली और एक पुदुचेरी। ठीक है, 2 ही, दिल्ली और पुदुचेरी, केवल 2 ही जो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें राज्यसभा को प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। शेष जो है केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं। फिर हमने चर्चा की थी चुनाव की जो प्रक्रिया है, चुनाव की जो पद्धति है वो कौन सी है। तो चुनाव पद्धति के बारे में हमने चर्चा की थी कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो एक नई पद्धति से होता है जिसे कहा जाता है एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ये नाम जो है आपका बाद में भी आएगा। कब? जब हम राष्ट्रपति का चुनाव पढ़ेंगे तो उस समय ये पद्धति वापस जो है इसी पद्धति से राष्ट्रपति का चुनाव भी होता है। तो आपको याद रखना है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव इंपोर्टेंट है प्रश्न, कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन सी मत पद्धति से होता है। तो उसका नाम है एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, ये राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए जो है इसमें राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव का जो तरीका है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाया जाता है। राज्यसभा के जो सदस्य जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष, अर्थात कौन चुनता है? जो राज्यों के जो विधानसभा है, राज्यों की विधानसभा के सदस्य जो है, विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों की वोटिंग में भाग लेते हैं। विधानसभा, जैसे राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं तो 200 विधायक जो हैं वो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव करेंगे या उस चुनाव में भाग लेंगे। ठीक है, तो वो जो है जैसे जनता विधानसभा सदस्यों को चुनती है और विधानसभा सदस्य क्या करते हैं, आगे जाकर के किसको चुनते हैं? जो है राज्यसभा के सदस्यों को। तो ये तरीका कौन सा हो गया? ये तरीका है अप्रत्यक्ष प्रणाली। ठीक है, तो अब इसमें हमने और बात की थी कि 2 सुधार हुए वर्तमान में, हाल ही में जो है 2 सुधार राज्यसभा के चुनाव के संबंध में हुए हैं।
एक तो उस राज्य का होना आवश्यक नहीं है, जिस राज्य से वो चुनाव लड़ रहा है उस राज्य का होना आवश्यक नहीं है। जैसे राजस्थान से चुनाव लड़ रहा है तो राजस्थान का होना आवश्यक नहीं, तो उस राज्य का होना आवश्यक नहीं है। एक तो ये सुधार हुआ है। पहले ये नियम था कि जिस राज्य से राज्यसभा सदस्य चुनाव लड़ रहा है वो उसी राज्य का होना जरूरी है। अब ये इस बाधा को हटा दिया गया, यानी इसका मतलब कोई भी किसी भी राज्य का जो व्यक्ति है अगर राजस्थान से चुनाव लड़ रहा है तो किसी भी राज्य का हो सकता है। तो एक दूसरा जो सुधार हुआ है वो है गुप्त मतदान की प्रणाली के बजाय। पहले गुप्त मतदान होता था, गुप्त वोटिंग होती थी, अब गुप्त मतदान के स्थान पर क्या हो गया है, खुले मतदान। इसका मतलब खुला मतदान होने लगा है। इसका मतलब क्या हो गया कि पहले जो भी वोट देते थे विधानसभा के सदस्य वो जो है वो उसको खुले मतदान गुप्त मतदान से देते थे, और अब जो है उसको खुले यानी ओपन जो है वोट दे सकते हैं राज्यसभा सदस्य के चुनाव। ठीक है, तो ये तक प्रणाली की जो हमने इन चीज के बारे में हमने कल क्लास में चर्चा कर ली थी। अब बात करते हैं अपन राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल। किसका कार्यकाल? सदस्यों। देखिए राज्यसभा का कार्यकाल पूछे तो राज्यसभा का कभी कार्यकाल नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता। लोकसभा 5 साल कार्यकाल होता है, लोकसभा 5 साल में भंग हो जाती है, नई लोकसभा का गठन होता है। लेकिन राज्यसभा जो है वो कभी भी जो है भंग नहीं होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कार्यकाल की तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, और प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल है, राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं, सदस्यों का कार्यकाल। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष का होता है। कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसका मतलब एक सदस्य कितने समय तक अपने पद पे बना रह सकता है राज्यसभा में? 6 वर्ष के। ठीक है, अब राज्यसभा स्थायी सदन कैसे है? स्थायी सदन ये है, इस तरह है कि राज्यसभा के जो 1/3 सदस्य हैं, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद रिटायरमेंट होते हैं। प्रति 2 वर्ष बाद क्या होते हैं? सेवा मुक्त होते हैं या कार्यकाल पूर्ण हो जाता है। 2 वर्ष बाद जो है वो सेवा मुक्त होते हैं। इसका मतलब उसकी जो सेवाएं पूर्ण हो जाती है। अब 1/3 सदस्य का मतलब जैसे 250 सीटें या 245 सीटें, तो 1/3 सदस्य कितने हो गए? 1/3 सदस्य मान के चलो आप, जैसे 75-76 सदस्य है, तो 75-76 सदस्य जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक साथ जो है रिटायरमेंट होते हैं। ठीक है, और अगली बार फिर 2 वर्ष बाद फिर अगले 1/3 सदस्य रिटायरमेंट होंगे, फिर उससे 2 वर्ष बाद फिर अगले 1/3 सदस्य, जैसे अभी 2000 अभी हुआ था 2020 में 1/3 सदस्यों का जो चुनाव हुआ था, राजस्थान से चुन के गए थे। अब 2023 में फिर तो जो है अगले 1/3 सदस्य रिटायरमेंट हो। तो इस तरह से प्रत्येक सदस्य जो है वो 6 वर्ष तक अपने पद पे बना रहता है। 6 वर्ष का कार्यकाल जो है उसका होता है। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि राज्यसभा का कार्यकाल पूछे तो आप कंफ्यूज नहीं होना। राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछे तो सदस्यों का कार्यकाल तो होता है 6 वर्ष, यानी एक सदस्य 6 वर्ष तक राज्यसभा का सदस्य बना रहता है, और फिर 6 वर्ष बाद फिर चाहे तो वो चुनाव लड़ करके फिर बन सकता है। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसमें 1/3 सदस्य जो हैं, यानी 1/3, ये 33% जो सदस्य हैं वो हर 2 वर्ष बाद रिटायरमेंट होते हैं और नए आते हैं। इस तरह प्रत्येक सदस्य जो है एक साथ जो है एक सदस्य लगभग 6 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। ठीक है भाई, तो यहां तक की चर्चा हमने कल कर ली थी। तो कार्य सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष का। राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, एक स्थायी सदन है जो भंग नहीं होता। ठीक है, कितने राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव जो है प्रति 1/3 सदस्य जो है हर 2 वर्ष बाद इनका चुनाव होता है। फिर हम बात करते हैं पदाधिकारी। तो इन गठन के बारे में हमने काफी कुछ चर्चा कर ली थी। अब हम इनके पदाधिकारियों के बारे में चर्चा करते हैं कि राज्यसभा के जो पदाधिकारी रहते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है,
देखिए, राज्यसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दो मुख्य पदाधिकारी होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष राज्यसभा अध्यक्ष कहलाता है। तो अगला जो अपना टॉपिक है राज्यसभा की जो है पदाधिकारी। पदाधिकारी देखिए, राज्यसभा के दो पदाधिकारी होते हैं। तो जो एक अध्यक्ष कहलाता है और एक उपाध्यक्ष कहलाता है। ठीक है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज बात जाननी है कि राज्यसभा में जो अध्यक्ष दो पदाधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको जाननी है कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। देश का उपराष्ट्रपति, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। यहां पर ध्यान रखना है, राज्यसभा अपने अध्यक्ष को कभी नहीं चुनती, क्योंकि जो देश का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। इस चीज को ध्यान रखना है। लोकसभा अपने अध्यक्ष को चुनती है चुनाव के तुरंत बाद, लेकिन राज्यसभा कभी भी अपने अध्यक्ष को नहीं चुनती। क्यों नहीं चुनती है? क्योंकि देश का जो उपराष्ट्रपति बनेगा वही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। कौन से अनुच्छेदों में इसका बात कही गई है? देखिए, अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 64 में, अनुच्छेद 64 64 में ये कहा गया है। और एक और अनुच्छेद है अनुच्छेद 89, जो पदाधिकारी की बात करते हैं। इन दोनों अनुच्छेदों में ये कहा गया है 89। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यसभा जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, इसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 64 जो उपराष्ट्रपति से संबंधित है और अनुच्छेद 89 जो राज्यसभा से संबंधित है। इन दोनों अनुच्छेदों में ये कहा गया है कि देश का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, अर्थात ये अपने अध्यक्ष को कभी चुनती नहीं, क्योंकि तो देश का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। अभी आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में कौन है साहब राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो वेंकैया नायडू देश के उपराष्ट्रपति हैं, वही राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष हैं। ठीक है, कौन कौन से अनुच्छेदों में इसका वर्णन है कि जो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 दोनों अनुच्छेदों में कहा गया है कि देश का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। इसका मतलब राज्यसभा कभी भी अपने अध्यक्ष को नहीं चुनती है, बल्कि देश का जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। तो अध्यक्ष को यानी सभापति कह दो, जो है अध्यक्ष सभापति नाम से जाना जाता है। अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? राज्यसभा के सभापति। तो राज्यसभा का सभापति कौन होगा? देश का उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो राज्यसभा कभी अपने अध्यक्ष को चुनती नहीं, यानी अपने सभापति को नहीं चुनती है, बल्कि क्या होता है देश का उपराष्ट्रपति जो होगा वही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। नंबर 2, राज्यसभा जो है वो अपने उपाध्यक्ष को चुनती है, उपसभापति को चुनती है। उपसभापति को या उपाध्यक्ष जो होता है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, तो राज्यसभा अपने अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष उपसभापति को चुनती है। इसमें अपने में से ही उपसभापति जो है वो अपने में से ही, राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही उपसभापति का जो चुनाव करती है। अध्यक्ष कभी नहीं चुना जाता, क्योंकि देश का जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, और उपसभापति जो होता है वो राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही उपसभापति का जो चुनाव करती है। तो राज्यसभा के सदस्य किसको चुनते हैं? उपसभापति यानी उपाध्यक्ष को चुनते हैं, न कि अध्यक्ष, क्योंकि जो देश का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। और इसका उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89। 64 जो उपराष्ट्रपति से संबंधित है और 89 जो है वो राज्यसभा से संबंधित। तो इन दोनों अनुच्छेदों में ये कहा गया है कि राज्यसभा का जो सभापति है वो देश का उपराष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, ये अपने अध्यक्ष को कभी नहीं चुनती।
क्लियर बात हो गई? ठीक है, तो ये उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्य करते हैं। पूछ लिया जाए कि राज्यसभा के उपसभापति का जो है चुनाव कौन करता है, तो उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि उपसभापति को राज्यसभा के सदस्य ही चुनते हैं। ठीक है भाई, तो याद रखना है आपको कि राज्यसभा के पदाधिकारी कौन कौन होते हैं। अगर इसमें से आपको अब तो राज्यसभा के बारे में हमने संपूर्ण चर्चा करें। ठीक है, अब इसकी जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को हम अलग से डिटेल से इसको अध्ययन करेंगे। राज्यसभा और लोकसभा की जो शक्तियां हैं उनको हम सेपरेटली अलग अलग पढ़ेंगे, और अभी केवल राज्यसभा के गठन के बारे में हमने चर्चा की। ठीक है भाई, अब हम पढ़ते हैं दूसरा जो सदन है वो है लोकसभा। अगर राज्यसभा से संबंधित कोई भी डाउट है आपको तो आप जो है मेरे से वीडियो में आपको जो है आपको फोटो खींच करके मेरे को भेजिए, कोई प्रश्न जो है अगर आपको दिमाग में आता है। ठीक है भाई, तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो देश का उपराष्ट्रपति ही होता है। गठन चर्चा कर ली थी, तो कितने प्रश्न बनते हैं? देखिए, राज्यसभा की कुल सीटें कितनी होती है, राज्यसभा की जो है वास्तविक सीटें कितनी होती है, राज्यसभा की जो है सदस्यों को जो है कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा के पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं, इन सब चीजों से हमने जो है इस अभी तक हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं दूसरा जो सदन है वो है लोकसभा। संसद का जो दूसरा सदन है, पहला राज्यसभा, जिसे जो है दूसरा जो सदन है वो है लोकसभा। ठीक है, लोकसभा को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा के अन्य नाम क्या हैं? अन्य नाम क्या है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लोकसभा के अन्य नाम हैं वो है आपके प्रथम सदन, प्रथम सदन, निम्न सदन, निम्न सदन, जनता का सदन, क्योंकि जनता का है, जनता डायरेक्ट चुनती है इसके सदस्यों, इसलिए जनता का सदन कहलाता है। जनता ही इनके लोकसभा के सदस्यों को चुनती है। ठीक है, और अंतिम रूप से अगर हम कहें तो जनता के सदन के साथ साथ जो है इसे कहा जाता है अस्थायी सदन। ये सारे लोकसभा के अन्य नाम। ठीक है, क्या क्या अन्य नामों से जाना जाता है? लोकसभा के प्रथम सदन, आप कंफ्यूज मत होना, ये निम्न सदन है, जबकि शक्तियां लोकसभा की ज्यादा है, फिर भी सदन इसको निम्न सदन कहते हैं, याद रखना। ठीक है, तो निम्न सदन कहलाता है, प्रथम सदन कहलाता है, जनता का सदन कहलाता है, और अस्थायी सदन कहलाता है, और साथ में इसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। जनता का सदन होना का मतलब लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय क्यों? क्योंकि जनता इनको चुन के भेजती है, जनता का रोल होता है, और लोकसभा से ही जो है देश का बहुत बड़ी जो है हम कह सकते हैं निश्चित होता है देश की स्थिति कि लोकसभा में किसको बहुमत मिलेगा, कोई देश की सरकार बनाएगा, 5 साल सरकार चलाएगा। इसलिए इसके जो नेता होते हैं वो लोकप्रिय होते हैं, जनता के बीच में रह करके चुनाव लड़ करके और जीतते और फिर सदन में पहुंचते, इसलिए इनके जो है जनता इनको जानती है, इनके सदस्यों, क्योंकि चुनाव लड़ करके जनता के बीच से जो है ये चुनाव लड़के जीत के जाते हैं। क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों को जो है जनता आवश्यक नहीं जाने के लिए। ठीक है, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से जनता का योगदान होता है, यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से जनता भाग लेती है, इसलिए उसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। तो याद रखना है, लोकसभा के जो है अन्य नाम, किन किन नामों से जाना जाता है लोकसभा को? प्रथम सदन, निम्न सदन, जनता का सदन, अस्थायी सदन और लोकप्रिय सदन। अब बात करते हैं इसका जो उल्लेख है संविधान के कौन से अनुच्छेद में, अगर पूछा जाए तो लोकसभा का जो उल्लेख है
गठन जो है वो अनुच्छेद 81 के तहत होता है। 89 राज्यसभा का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद कौन से में है? 79 सॉरी 81 79 में राज्यसभा और 81 में जो है उसका उल्लेख जो है संविधान के कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 81 में लोकसभा का जो है उल्लेख होता है। अब इसकी सदस्य संख्या कितनी है उसके बारे में हमने पहले से चर्चा कर ली थी। लोकसभा की सदस्य संख्या प्रारंभ में कितनी थी? प्रारंभ में 500 थी। जब देश का जो है देश गणतंत्र बना था या देश आजाद हुआ था तो प्रारंभ में लोकसभा की सदस्य संख्या मानी थी 500 सदस्य, एक बड़ा सदन, ठीक है। जिसे बाद में जो है समय समय पर उसको बढ़ाया गया और वर्तमान की बात करते हैं प्रारंभ में 500 थी और अधिकतम जो हो सकती है लोकसभा की सदस्य संख्या इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। कितनी हो सकती है? अधिकतम हो सकती है 552। लोकसभा की सदस्य संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 552। मैंने जो आपको बताया था तालिका के उसको बना करके बताया था मैंने, उसमें बताया था कि अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552 अर्थात 550 प्लस 2 550 निर्वाचित और 2 जो है मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो अधिकतम कितनी हो सकती है लोकसभा की सदस्य संख्या? 552। और वर्तमान में अगर पूछा जाए तो कितनी हो सकती है? वर्तमान में जो है इसकी सदस्य संख्या कितनी है? 545। कितनी है? वर्तमान में अगर बात करें तो 545 है अर्थात 543 राज्यों से और 2 जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि अधिकतम जो है वो राज्यों से कितनी है 550 में से, तो हमने इससे पहले चर्चा कर ली थी कि 545 में से 543 निर्वाचित होते हैं। अब इसको अगर चर्चा करें 543 का अगर गठन करें 543 में से जो है वो 530 राज्यों से और 13 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में राज्यों से कितने चुन करके जाते हैं लोकसभा के सदस्य? अगर आपसे पूछा जाए राज्यों में लोकसभा की सीटें कितनी है तो 530 राज्यों से है, अलग अलग राज्यों से। जितने भी 29 राज्य थे पहले अब 28 हो गए, 28 राज्यों से 530 और 13 सदस्य जो है वो सभी केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर के जाते हैं। तो इस तरह 543 सीटों का बना, ठीक है। ये 2 जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। अब बात करते हैं 2 सदस्यों का। 2 सदस्य जो होते हैं ये 2 सदस्य होते हैं एंग्लो इंडियन सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, चाहे राष्ट्रपति अपनी मर्जी से जो है। अब ये कौन होते हैं 2 सदस्य? इनको कहा जाता है एंग्लो इंडियन सदस्य। ये 2 सदस्य जो होते हैं जिन्हें एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय, हिंदी में कह सकते हैं आंग्ल भारतीय, 2 आंग्ल भारतीय सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। क्लियर है? आंग्ल भारतीय का मतलब एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन का मतलब जिसमें से एक पिता या माता में से एक भारतीय हो और बाकी अंग्रेज हो, यानी इसमें से एक अंग्रेज हो, तो ऐसे सदस्यों को आंग्ल भारतीय कहते हैं, ठीक है। एंग्लो इंडियन या 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो याद रखना है आपको, राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति? राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जो कला साहित्य विज्ञान जैसे देश की सेवा करते हैं। और लोकसभा के लिए कितने जो है सीटें या लोकसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति? तो आपको आएगा 2 सदस्यों। कितने सदस्यों को? 2 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो इसमें अंतर क्या है? अगर हम अंतर की बात करें तो
राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत होता है, ये एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं। ये राष्ट्रपति उन व्यक्तियों को मनोनीत करता है जो कि जिनके पिता भारतीय हो और माता जो है अंग्रेज हो, या ऐसे एंग्लो इंडियन सदस्यों को जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 331 में है। किसमें उल्लेख है? अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति जो है वो 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को? 2 सदस्यों को, जो एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं, इनको राष्ट्रपति मनोनीत करता। ठीक है, अब अगर सीटों का आवंटन देखें, अपन सीटों का आवंटन, तो हमारे यहाँ जो है लोकसभा के सीटों का आवंटन किया गया है जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार, जो राज्य बड़ा होगा जनसंख्या की दृष्टि से उसमें ज्यादा सदस्य चुन के जाएंगे, जो राज्य कम छोटा होगा जनसंख्या की दृष्टि से उसमें कम सदस्य चुन के जाएंगे। तो सर्वाधिक अगर देखें, सर्वाधिक लोकसभा की जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश से है। कौन से राज्य से? उत्तर प्रदेश से 80 सीटें। उत्तर प्रदेश से 80 सीटें, यानी उत्तर प्रदेश से 80 जो है लोकसभा के सदस्य चुन करके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र देखें, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे आता है। महाराष्ट्र में से 48 सदस्य चुन के जाते हैं। 48 सीटें महाराष्ट्र में। कितनी सीटें? 48 सीटें। राजस्थान से बात करें तो राजस्थान से कितनी सीटें? राजस्थान से 25 सीटें। 25 लोकसभा सदस्य चुन करके जाते हैं। तो ये याद रखना है आपको, ये तो सर्वाधिक याद रखना है कि लोकसभा की सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश से हैं 80 सीटें, और राजस्थान से कितनी सीटें हैं? राजस्थान से 25 सीटें लोकसभा। ठीक है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो राजस्थान से पूछे आपको, राजस्थान से लोकसभा के कितने सदस्य चुन के जाते हैं? तो लोकसभा के 25, और राजस्थान से राज्यसभा के कितने चुन के जाते हैं? तो राज्यसभा के 10। ठीक है, तो अब तक की हमने चर्चा क्या कर ली थी? पहले राज्यसभा के गठन के बारे में पूरा चर्चा कर ली थी, फिर हमने लोकसभा के बारे में चर्चा की थी। लोकसभा को किन अन्य नामों से जाना जाता है? प्रथम सदन, द्वंद्व सदन, जनता का सदन और अस्थायी सदन। दरअसल में लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। नाम आ सकता है कि कौन से सदन को लोकप्रिय सदन कहा जाता है। ठीक है, या लोकसभा के अन्य नाम क्या है? इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 81 में किया गया है। सदस्य संख्या कितनी होती है? सदस्य संख्या इसकी 500 होती है। ठीक है, अधिकतम 552 हो सकती है, 550 निर्वाचित और 2 मनोनीत। वर्तमान में लोकसभा की सीटें कितनी है? जो वर्तमान में 545 है, 543 निर्वाचित और 2 मनोनीत, 543 चुन के जाते हैं। 543 को अगर देखें तो 530 तो राज्यों से चुन के जाते हैं और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से वर्तमान में चुन करके जाते हैं। ठीक है, 2 सदस्य जो होते हैं, ये जो 2 सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और कौन से 2 सदस्यों को? एंग्लो इंडियन सदस्यों, आंग्ल भारतीय सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इसका उल्लेख इसमें है 331। ठीक है, राज्यसभा की सीटों का जो आवंटन है वो जनसंख्या के आधार पर है। जो मध्य राज्य जनसंख्या के बड़ा राज्य है जैसे उत्तर प्रदेश से 80 सीटें, महाराष्ट्र 48, राजस्थान से 25। तो आज हमने जो है आज की क्लास में अपने लोकसभा के जो है गठन के बारे में चर्चा कर ली थी। कल हम इसकी शक्तियों के बारे में और इसके चुनाव के तरीके के बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही।